हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं TEDBF-F414 इंजन, अननोन गनमैन इन एक्शन, पाक PNS रिजवान स्पाई शिप। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टेड BFA में इस्तेमाल होगा यूएस फर्म GE का F414 इंजन। इंडियन आर्म फोर्सेस की रुचि खत्म होने के बाद यूएस और भारत की स्ट्राइकर वाली डील हुई कैंसिल। 109 रफाल फाइटर्स में अस्त्र से लेकर ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को भी किया जाएगा इंटीग्रेट। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर के एक और सुअर पर किया हमला और पाकिस्तान ने INS ध्रुव के काउंटर में उतारी अपनी चाइनीज PNS रिजवान। भारत के पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने यूएसए बेस्ड बैंडेक एविएशन इंक DBN नॉर्थ स्टार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत जो पारस डिफेंस है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स और एक्सेसरीज की सप्लाई और सपोर्ट में शामिल होगी। जो नॉर्थ स्टार है वो एयरटेल रिफ्यूलिंग प्रोडक्ट के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीज़ों में एक लीडिंग कंपनी है जो कि कई सारे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के लिए इन प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। और अब इस पार्टनरशिप के तहत जो नॉर्थ स्टार है वो भारत के पारस डिफेंस के साथ कोलैबोरेट करके उनके ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑफर करेगी, जिनमें इनको डेवलप करने से लेकर इनकी फैसिलिटीज और डिपो लेवल कैपेबिलिटी को स्थापित करना भी शामिल है। और ये जो एग्रीमेंट है ये 10 वर्षों के टाइम पीरियड के लिए साइन किया गया है। वाह। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर एक नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर कर रही है। वाह। जिसको लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आई थी जिसको नाम दिया गया था INS विशाल। लेकिन फिर बाद में ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर INS विक्रांत का ही एक रिपीट ऑर्डर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक भारत सरकार न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर को बनाने की योजनाओं पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हालांकि इसका जो फॉर्मल कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इस तीसरे सुपर कैरियर की कैपेबिलिटीज को एडवांस करने के तहत ही DRDO ने इस प्लेटफॉर्म में मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम्स के इंटीग्रेशन की प्रोसेस पर काम शुरू किया है और इस तीसरे कैरियर को एक हाइब्रिड एयर विंग के लिए मदरशिप की तरह डिजाइन किया जाएगा। कमाल है। और कब तक बनाने का इरादा है? जहाँ पे मैंड एयरक्राफ्ट अनमैन सिस्टम्स के साथ एक साथ काम करेंगे और इस 70,000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाला भारत का नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। वाह, वेरी गुड। भारत और अमेरिका की जो F414 INS-6 जेट इंजन वाली डील है और जिसके तहत 80% तक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये जो इंजन से भारत में बनाए जाएंगे और इसी के तहत अभी हाल ही में HAL और GE एरोस्पेस ने एक टेक्निकल एग्रीमेंट भी साइन किया था और जो फाइनल एग्रीमेंट है वो इस वर्ष के अंत तक साइन होने की पूरी उम्मीद है। वाह, तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक कहा जा रहा था कि ये जो F414 इंजन है तो इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के अलावा जो एमका फाइटर्स के इनिशियल यूनिट्स होंगी तो उसमें किया जाएगा। पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 और एमका के अलावा अब एक और फाइटर प्रोग्राम है जिसमें ये जेट इंजन इस्तेमाल होगा। ओरे बाप रे, एक नहीं, दो नहीं, तीन अब। और वो है टेड BF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। और ये बताया गया कि इंजन्स के कंपोनेंट्स के भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूएस फर्म है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ट्रांसफर करेगी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के तौर पर हॉट सेक्शन कोटिंग, लेजर ड्रिलिंग और क्रिस्टल ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो इनको भी ट्रांसफर किया जाएगा। वाह, ये क्या कुछ कर रहा है यूएस। एक अपडेट ये है जिसमें टाइम्स नाउ की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया जल रही होगी किसी की। उस बंदे ने अभी पूरा दिन वो जो है ट्रम्प यूएसए करता है। आज ही 2 और वीडियो लगा दिए भैया जी। हम उसकी वो वाली वीडियोस नहीं कर सकते। उसके पास यूएसए, ट्रम्प और पाकिस्तान के अलावा कोई ढंग की न्यूज होती ही नहीं है। बस वो अपने पॉइंट में जीता बंदा। उसको पता नहीं क्या यूएसए से ऑब्सेशन है, क्या उसका सदमा है हुआ है उसकी लाइफ में यूएसए से रिलेटेड। उसकी अमेरिकन ड्रीम जो है तबाह हो गई है। उस वजह से वो अमेरिका के से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो एंटी अमेरिकन ड्रीम बना रहा है। वो एंटी अमेरिकन ड्रीम कर रहा है क्योंकि उसकी अमेरिकन ड्रीम जो थी वो सच नहीं हुई ना। तो सच नहीं हुई। उसको एक्चुअली में इंडिया से बाहर जाने की ड्रीम थी उसकी। उसने यूएसए को भी ट्राई किया, वहाँ फेल हो गया पहले। उसके बाद उसने दुबई ट्राई किया, वहाँ भी फेल हो गया। तो जब उसको मौका मिलता है वो दुबई का भी बोलता रहता है कि भैया दुबई कौन क्यों जाता है। मिलिट्री सेल्स रूट के माध्यम से अमेरिका से 6 एडिशनल PAI एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये भी बताया गया कि इन 6 PAI एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो हमको $3.5 बिलियन या उससे ज़्यादा ही पड़ेगी। जबकि भारतीय नौसेना के लिए जो पहले 8 PAI एयरक्राफ्ट लिए गए थे तो वो पूरी डील केवल $2.1 बिलियन में हुई थी।
पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि बोइंग, तो उनका ये कहना है कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की वजह से एयरक्राफ्ट की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से जो 6 P-8 एयरक्राफ्ट है $3.5 बिलियन प्लस के पड़ रहे हैं और बाकी इस डील पर जो फाइनल डिसीजन है वो मई के महीने तक CCS द्वारा लिया जा सकता है। बढ़िया, तो जल्दी हो रहा है, मैं आने टाइम्स वाला नाउ की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी कहा गया है कि हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमतें तय हैं और बोइंग उन्हें दूसरों को लगभग उसी कीमत पर बेच रहा है और इसलिए वास्तव में इसमें कुछ और नहीं किया जा सकता है। जो सप्लाई चेन इश्यूज है वो एक्चुअल में मौजूद है और जबकि सीनियर ऑफिशियल का भी कहना है कि हम इन एयरक्राफ्ट के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन एयरक्राफ्ट का कोई इक्विवेलेंट है भी नहीं और देखा, कोई इक्विवेलेंट है ही नहीं, इसके जैसा फिलहाल अभी कोई और एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि सेम टाइम पर कई सारी चीजें करने में सक्षम हो। वही और वहीं दूसरी तरफ टाइम्स नाउ की इसी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि जहां एक तरफ भारत इन P-8 एयरक्राफ्ट की डील के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स वाला डिस्कशन था, तो ये जो डील है ये रद्द हो गई है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की इस यूएस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बाकी आर्मी कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही यूएस के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स को खरीदना चाहती है और वो भी इमरजेंसी परचेस के हिस्से के तौर पर ही आए हैं। वाह, चलो ठीक है, अच्छी बात है, उम्मीद कर सकते हैं कि सिमिलर से कैपेबिलिटीज वाले भारत के स्वदेशी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता मिलेगी। गुड। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारी एक्शन में आए हैं और इस बार उनके टारगेट में था पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन या यूं कहें सुअरों का संगठन लश्कर के फाउंडिंग मेंबर में से एक मौलाना आमिर हमजा। मैंने ये कमेंट पढ़ा था आपका कमेंट सेक्शन में, मैंने कहा अरे वाह, कि हाफिज सईद का काफी करीबी था और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने लाहौर में इसको टारगेट किया था और धुरंधर किस किस को याद आ रही है मेरे को तो जब भी ये आता है मैं तो धुरंधर याद कर रही हूँ। फिलहाल अभी गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में ये ऐसे आए हैं एडमिट है। और आपको बता दें कि लश्कर में हाफिज सईद जो कि उसका प्रमुख है, उसके बाद ये हमजा ही दूसरा सबसे बड़ा वाला सुअर है। वो इसका नाम हमजा है, ओए होए, अमीर हमजा। इसके अलावा अमीर हमजा, वाह धुरंधर। जैसा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इस बात को खुलासा किया था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एकेडमीज हैं वहाँ पे हमास के फाइटर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। तो अब एक अपडेट यह है जिसमें इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को भी हमास को एक आतंकी संगठन के तौर पर घोषित करना चाहिए। तो किया क्यों नहीं है, हद्दी हो गई यार, इंडिया क्यों नहीं कर रहा? ओ ईरान से जो दोस्ती करनी है, ईरान के साथ नहीं बिगाड़ सकता ना इंडिया, इस वजह से वाह कि टेररिस्ट करो जो है उस ग्रुप को ही नहीं कर रहे। और फिर हाँ, और फिर इजराइल के जी हम बड़े वो हैं, और जो यूट्यूबर्स, अब ज्ञानी यूट्यूबर्स, उनसे पूछो अगर हम इजराइल के साथ हैं तो एक हमास जैसे ग्रुप को अगर हम डिक्लेयर ही नहीं कर सकते तो फिर क्या दोस्ती है? तो इजराइल किस एंगल से अगर चूज करना पड़े इंडिया और यूएसए के बीच में, वो इंडिया को क्यों चूज करेगा? यूएसए तो हमेशा उसके साथ खड़ा है। अभी वॉर के लिए कौन गया? यूएसए गया है। सारा इतना पैसा सब खर्च करके इजराइल को हेल्प कौन कर रहा है? यूएसए। तो कहाँ से इजराइल बोलेगा नहीं इंडिया मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है यूएसए के मुकाबले? तो जोड़ दिया कि हमास के लश्कर के साथ संबंध हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा समर्थित एक और क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है। इस जॉइंट ऑपरेशन में एक आरोपी को गिरफ्तार भी। बाय गॉड, इतना पाकिस्तान ने गंद मचा रखा है हमारी कंट्री में, पर हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बंद नहीं हुआ है, पर वो चल भी नहीं रहा है। किया गया और उसके पास से 4 हैंड ग्रेनेड्स और 2 फॉरेन मेड पिस्टल्स एम्युनिशन के साथ। और ऐसे छोटे छोटे मिलते हैं, 4 पिस्टल मिल गई, 2 वो मिल गए, हर बात जिसको पकड़ो उसके हाथ में ये होता है। की गई है और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि वो जो आरोपी है तो वो अपने फॉरेन बेस हैंडलर्स के इंस्ट्रक्शंस पर यहाँ पे एक्ट कर रहा था और ये उस आतंकी मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ था जो कि चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक में भी शामिल था। हेलो 114 रफाल फाइटर्स वाली डील को लेकर अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इस डील में सोर्स कोड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ भारत वो तो पहले ही पता था, पहले बीच बीच में आई थी बात की मिलेगा खुद के वेपन सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट करने के लिए आईसीडी यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट का एक्सेस मिलेगा। तो अब इस मामले पर टाइम्स नाउ की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें हाईली प्लेस गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि डिस्कशन में इस रिक्वायरमेंट के लिए फ्रांस सहमत हुआ है और ये भी कहा गया कि जो आईसीडी का एक्सेस है तो ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि एयरक्राफ्ट को एक तरफा तरीके से भारत अपग्रेड कर सके, यानी कि खुद के वेपन्स इस एयरक्राफ्ट एक तरफा मतलब क्या होता है को इंटीग्रेट करने के लिए उसे डसॉल्ट के पास वापस ना जाना पड़े। और बात केवल इंडियन वेपन्स की नहीं है बल्कि कोई भी तीसरी कंट्री के वेपन भी इसमें भारत इंटीग्रेट कर पाएगा। चलो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अस्त्र मार्क 2 से लेकर ब्रह्मोस एनजी जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के इंटीग्रेशन पर भी इसमें काम कर सकता है। गुड, वेरी गुड।
बाकी अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 6 महीनों के अंदर ये डील साइन की जाएगी। चलो अच्छी बात है। बाकी इसमें स्वदेशी कंटेंट का जो लेवल है वो फिलहाल अभी भी एक इशू बना हुआ है और भारत की डिमांड है कि कम से कम 50% तक के स्वदेशी कंटेंट को अचीव किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनके मुताबिक 13 अप्रैल को जब अमेरिका और इंडोनेशिया एक मेजर डिफेंस डील को साइन करने वाले थे ओह और इस डील में एक ऐसा सीक्रेट प्लान भी था जिससे अमेरिकन मिलिट्री जेट्स को इंडोनेशियन एयर स्पेस का एक ब्लैंकेट एक्सेस मिलता। लेकिन ओह इंडिया मीडिया आउटलेट के माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक में सामने आ गई और कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया की इसी रिपोर्ट ने इंडोनेशिया में हलचल मचा दी थी और इस तरह से ये डिफेंस डील तो साइन हुई, लेकिन इस डील के हिस्से के तौर पर अमेरिकन फाइटर्स के लिए जो इंडोनेशियन एयर स्पेस को एक ब्लैंकेट एक्सेस मिलने वाला था तो उस कंडीशन को इस डील से बाहर रखा गया क्योंकि अच्छा कि इंडोनेशियन एयर स्पेस का ब्लैंकेट एक्सेस यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट को मिलने का मतलब है कि जो यूएस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही एक और महत्वपूर्ण ट्रेड चोक पॉइंट जो कि मलाक्का स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है उस पर अपनी नज़र बनाए रखने में उसको मदद करता है। ओ ये फायदा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे इस टाइप से यूएस से डील कर लेना तो चाइना की जो कहते हैं ना गर्दन पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ से बेसिकली चाइना का भी माल बहुत जाता है छोटे रास्ते से। वो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया होगा। वो तो करेंगे ही, पर अगर ये यूएसए इसमें सक्सेसफुल हो जाए तो चाइना के लिए मुसीबत खड़ी होने ये की बहुत public अच्छी domain बात में है। ये सब बातें हाँ नहीं ये आएंगी। अच्छी बात है, थोड़ी को बताएंगे और वो कुछ भी अगर चाइना के अगेंस्ट हो रहा है वो इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि इस तरह से इस एरिया में जो है थोड़ा कंट्रोल यूएसए का हो जाए, वो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। डॉक्यूमेंट से लीक हुए थे इस डील के साइन होने से एक दिन पहले 12 अप्रैल को और जिसे संडे गार्डियन द्वारा पब्लिश किया गया था। पर मैंने तो ये सुना था कि भाई अभी बातचीत चल रही है, आई डोंट नो। नहीं यूएस है जो जुगाड़ करना कर लेगा। हाँ चलो देखते हैं, वही मैं कह रही हूँ कि अभी बातचीत है, उसमें कुछ बात साइन हो चुके हैं, दूसरे अभी डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ देखते हैं। हाँ और ये जो है ना चाइना के लिए किया जा रहा है, तो अगर कोई उसको एंटी इंडिया बनाने की कोशिश करे ना तो समझ जाना। डील में शामिल था कि यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडोनेशियन एयर स्पेस के एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को प्राप्त करते ताकि कंटिजेंसी और क्राइसिस रिस्पांस मिशंस में वो यहाँ पे ऑपरेट कर सके। मैं भी मिल गया हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, पता करेंगे, देखेंगे, आई जाएगी न्यूज़ हमें भी यहाँ पे जल्दी। था वो ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सर्विलियंस और ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का था। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आ गई तो इंडोनेशिया के लॉ मेकर्स ने इस तरह के सीक्रेट एग्रीमेंट पर प्रश्न उठाने शुरू किए और इंडोनेशिया के डेप्यूटी चेयर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को भी रेखांकित किया कि दूसरे देशों के साथ किसी भी डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए पार्लियामेंट से परामर्श करना आवश्यक है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फॉरेन मिलिट्रीज को हमारे नेशनल एयर स्पेस में बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश देने का कोई कानून। अगर नेक्स्ट कॉन्फ्रंटेशन इस एरिया में होता है तब पता चलेगा यूएसए के पास क्या एक्सेस है क्या नहीं है। आधार नहीं है और बताया जा रहा है कि इसी विरोध के चलते इंडोनेशियन गवर्नमेंट को इस वाली सीक्रेट डील से पीछे हटना पड़ा है। और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि यूएस एयरक्राफ्ट के लिए ओवरफ्लाइट एक्सेस इस मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। और चिंता इस बात की भी है कि अगर इंडोनेशिया के एयर स्पेस का एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को दे दिया जाए तो उससे जो इंडोनेशिया है वो एक मेजर जियोपॉलिटिकल कंडीशन में फंस सकता है। इससे उनकी जो राष्ट्रीय संप्रभुता है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और जो यूएस और चाइना की टेंशन चल रही है तो उसमें इंडोनेशिया भी जबरदस्ती फंस सकता है, विशेष रूप से साउथ चाइना सी में। और तो और इंडोनेशियन टेरिटरी के ऊपर जो यूएस के सर्विलेंस ऑपरेशंस हैं तो उस खतरे से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है। और जो मलाक्का स्ट्रेट वाले रीजन है वो भारत के लिए बेहद ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसलिए यहाँ पे किसी और देश की मिलिट्री की एक्टिविटी निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, वो तो यूएसए जो करना कर लेगा, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाइना को भी डर लगा रहे कि भैया अगर ये ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मुझे जो है इसकी तंगी होएगी, ट्रेड में तंगी, तभी चाइना समझेगा कि भैया आसपास सामान मुझे दूर से लेके जाना पड़ रहा है, उससे और मेरे को नुकसान हो रहा है। मलेशियन मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेवी की जो पहली डेडिकेटेड मिसाइल ट्रैकिंग और सर्विलेंस शिप है जिसका नाम है PNS रिजवान, तो ये अप्रैल के महीने से ही अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही है। और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो शिप है ना केवल मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती है बल्कि सैटेलाइट्स और मिलिट्री कम्युनिकेशंस पर भी अपनी नजर रख सकती है। मतलब इन्होंने अभी ली है, इसका मतलब क्या? हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है तो उसकी पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जो ये PNS रिजवान है इसे चाइनीज कंपनी ने बनाया है और ये देख लो जून 2023 में पाकिस्तानी नेवी को हैंडओवर की गई थी। जून 2023 मींस 23 23, तो अभी ये क्यों निकाल लिया ना? पाकिस्तान इस वेसल को भारत के INS ध्रुव के काउंटर के तौर पर देखता है। INS ध्रुव जो कि भारत की अपनी रिसर्च वेसल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इसका क्या मतलब है? सैटेलाइट्स और मिसाइल्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है और इसे NTRO, DRDO और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से ऑपरेट करती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। INS ध्रुव को 2021 में ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया था और इसकी जो पहली मिशन डिप्लॉयमेंट थी उसमें इसे मिशन दिव्यास्त्र के सपोर्ट के तौर पर तैनात किया गया था।
बाकी रही बात पाकिस्तान की मिसाइल ट्रैकिंग वेसल PNS रिजवान की, तो उसको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली जिनमें दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को सीक्रेट तरीके से ट्रैक कर सकता है, उस पर जासूसी कर सकता है। ओ, चाइना ने इसी पर्पस के लिए इनको दी होगी कि तुम हमारे लिए ये काम करो, हमारे बनो, वो बने आंखें और इन ऐसे ट्रैक करो जब भी इंडिया लेकिन हम ये करे। कहेंगे कि पाकिस्तान को इस शिप की जरूरत थी नहीं, आमतौर पर वहाँ से डायरेक्टली पाकिस्तान को मिसाइल भेज देंगे, उनको ट्रैक करने की जरूरत क्या है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि पाकिस्तान में यूएस और ईरान की बातचीत फेल होने के बाद अब दलाल नेशन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हुए हैं और संभावित रूप से बड़े मालिक का कोई तो मैसेज वो ले गए हैं तेहरान के लिए, और फिर तेहरान जो मैसेज देगा वो मैसेज वो पहुंचाएंगे अपने बड़े मालिक अमेरिका को। ये जो लास्ट न्यूज़ है ना, अच्छी नहीं है कि ये तेहरान गया है और कोशिश उसकी यही है कि एक और बारी जो पीस टॉक है वो पाकिस्तान में फिर से होए। और एक न्यूज़ ये भी है कि ट्रम्प से किसी ने पूछा कि क्या जब पीस टॉक के लिए तुम जाओगे पाकिस्तान, तो ट्रम्प ने कहा हाँ, अगर फाइनल हो जाता है और फाइनल जो पीस टॉक होगी उसको अगर साइन करना हुआ तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, हाँ जाऊंगा। मैं सुन के इतनी शॉक में गई थी यार, ये क्या हो रहा है। तो इनकी ये हरकतों से USA जो है बड़ा वो उस टाइप से हो रहा है कि देखो कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, पीस टॉक हो गई तो पता है कि मतलब बड़ा मेहनत की है इन्होंने उसमें। तो ये एक नेगेटिव जो है मुझे दिखा कि गड़बड़ हो रही है ये, कि हम लोग तो बोलते रहते दलाल नहीं बनना, नहीं। और यहाँ पे पूरी दुनिया को वो दिखा रहा है कि भैया मैं इतनी बड़ी लड़ाई को जो है रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर रुक गई और अगर ट्रम्प चला गया वहां पर तो भैया इनका तो देखना फिर हमने करा, हमने किया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।